आज की कहानी उन बालवीरों की है जो भारत माता के चरणों में अपना जीवन दे गए, परंतु दुख की बात यह है कि हम उनके नाम भी नहीं जानते हैं। आज हम ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में हमने शायद नाम भी नहीं सुना हो उनका। कहानी शुरू होती है इलाहाबाद से। इलाहाबाद में एक भानुदत्त वैद्य थे। इनके घर पर प्राय लोगों का आना जाना लगा रहता था। प्रचलित व्यक्ति थे, चर्चित व्यक्ति थे इलाहाबाद के। तो एक दिन उनके वहाँ पर कई लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे पटना के बारे में कि पटना में बच्चों का त्याग देखकर सभी लोग दंग रह गए हैं। वे सभी आपस में बात कर रहे थे कि पटना के बच्चों का जीवन त्याग अतुलनीय है। भानुदत्त वैद्य का 16 वर्षीय पुत्र रमेश दत्त मालवीय इन सारी बातों को सुन रहा था। वह इन कारनामों से बहुत प्रभावित हुआ। उसके भीतर पुलिस के प्रति विद्रोह भाव जाग गया। अगली सुबह जब वह स्कूल पहुंचा, उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और बोला, मित्रों, हमारे 7 से ज़्यादा साथी पटना में शहीद हो चुके हैं। क्या देश के लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? उसकी बातें सुनकर उसके मित्रों में भी जोश भर गया। सभी ने एक तिरंगे का प्रबंध किया, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, भारत माता की जय बोली एवं कुछ तख्तियाँ तैयार कर ली जिन पर भारत माता के चित्र बने हुए थे। इन सभी ने निश्चय किया कि ये जिला न्यायालय की ओर जाएंगे, जुलूस लेकर वहाँ पर तिरंगा लगाएंगे। देखते ही देखते छोटी सी टोली बड़े जुलूस में बदल गई। पुलिस को जब इस बात की खबर मिली तो पुलिस विभाग ने भारी पुलिस का प्रबंध कर दिया। पुलिस विभाग ने इन बालकों को वापस जाने के लिए कहा तो रमेश दत्त मालवीय चिल्लाया, हम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, न्यायालय भवन पर हम झंडा फहरा कर ही वापस जाएंगे। रमेश दत्त मालवीय की बात समाप्त हुई थी कि पुलिस ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लाठीचार्ज आरंभ हो गया। लाठी खाते हुए बचते हुए रमेश दत्त मालवीय आगे की ओर बढ़ता गया। उसे आगे की ओर बढ़ता हुआ देख पुलिस ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। उसे कुछ गोलियां लग गईं। वह गिरने लगा, परंतु गिरने से पहले उसने जोश में झंडे को न्यायालय की ओर फेंक दिया। वह बालक स्वयं तो धराशायी हो गया, परंतु झंडा यानी कि हमारा तिरंगा टकरा कर न्यायालय की दीवार से जा लगा। रमेश दत्त के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, लेकिन उसकी आंखें झंडे की ओर टकटकी लगाई हुई मानो देख रही थी। उस वक्त रमेश दत्त मालवीय की उम्र 13 वर्ष थी। इनका जन्म 1929 में हुआ था। ऐसा ही एक और बालक था, 13 वर्षीय दत्तू रंगारी। इसका जन्म 16 अगस्त 1929 को हुआ था। मैसूर के भूगल गांव में लक्ष्मण रंगारी के घर एक क्रांतिवीर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया दत्तू रंगारी। देशभक्ति के वातावरण में पलता बढ़ता दत्तू गांव के विद्यालय में पढ़ने के लिए गया। फिर वही घटना, अंग्रेज़ों का अत्याचार, और इस अत्याचार का व्यापक प्रभाव पड़ा दत्तू रंगारी के मन के ऊपर। उसने सोच लिया, मुझे इनका विरोध करना है। 23 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के लिए बेलहुंगुल में जुलूस निकलना था। दत्तू रंगारी भी विद्यालय में बैठा अपने मित्रों को समझा रहा था कि अब हम भी बच्चे नहीं रहे, हमें भी कुछ करना चाहिए भारत माँ के लिए। उस समय वह 6ठी कक्षा का छात्र था। उसके साथ कई उसके सहपाठी साथ में आ गए। उन्होंने भी एक जुलूस बना लिया। दत्तू रंगारी की टोली सबसे आगे चल रही थी। उसके हाथ में तिरंगा झंडा था। सभी के सभी बालक वंदे मातरम की आवाज़ दे रहे थे। फिर वही घटना, अंग्रेज आए एवं उन्होंने कहा, रुक जाओ वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। परंतु ये बालक रुकने वाले नहीं थे। इन्होंने कहा, हम अंजाम की चिंता नहीं करते हैं, जुलूस किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। इतना ही कहना था उस बालक का। अंग्रेज़ों की बंदूकों ने आग उगलनी शुरू कर दी। खून के फव्वारे उछल पड़े। दत्तू रंगारी की छाती में गोली लगी और वह तिरंगा हाथ में लिए वहीं गिर पड़ा। उसकी सांस उखड़ने लगी। देखते ही देखते तिरंगे की गोद में उसका नन्हा बालक हमेशा के लिए सो गया। ब्रिटिश शासन विरोधियों में वनवासी नेता बुधू भगत का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इनका जन्म रांची जिले के चारों सिलवई गांव में 1800 में हुआ था। ईस्वी संवत 1828 में प्रारंभ हुए लार विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत ने ही किया था। हजारों वनवासी युवकों का
मन बदलकर उन्हें संगठित करके अंग्रेजी शासन के विरोध में ला खड़ा किया था बुधू भगत ने। बनवासी जनता बुधू भगत को भगवान का अवतार मानती थी। 10 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे ने अंग्रेजी सैनिकों की बड़ी फौज लेकर सिलगई गांव को घेर लिया, जहां बुधू भगत छुपे हुए थे। 7 दिन तक घमासान युद्ध चला। बुधू भगत को बचाने के लिए गांव वालों ने मानवीय श्रृंखला बनाई, जिसमें बुधू भगत के दोनों सुपुत्रों हलदर और गिरधर के साथ साथ लगभग सभी 300 वनवासी क्रांतिकारी अंग्रेजों की गोलाबारी से शहीद हो गए। ऐसे ही एक और महान क्रांतिकारी थे अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। इनका जन्म 1891 में आईटी मेटेखेड़ गांव में हुआ, महाराष्ट्र के। उस समय महाराष्ट्र में नासिक का जिलाधीश जैक्सन भारतीय देशभक्तों पर अत्याचारों की सीमाएं लांघ चुका था। उसके काल में एक वकील सखाराम की जेल में हत्या की गई। कथावाचक थे जो लोगों को देशभक्ति का प्रवचन देते थे, कथाएं सुनाते थे, उनकी कथाओं पर रोक लगा दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीर सावरकर के भाई गणेश दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास दिया गया। लोकमान्य तिलक ने छोटे से 2 लेख लिख दिए तो उनको जेल दे दी गई। ये सभी घटनाएं उसी के आदेश पर घटीं। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने सोच लिया था कि कैसे भी मुझे लोगों को मुक्ति दिलानी है जिलाधीश जैक्सन के अत्याचारों से। उसकी इस भावनाओं को बल मिला मदन लाल ढींगरा की एक घटना से। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी। जैसे ही उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया, इस साहसिक कार्य से अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को बड़ी प्रेरणा मिली। वह तुरंत जाकर एक क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का सदस्य बन गया। इसी संस्था के अंतर्गत कन्हेरे ने पिस्तौल चलाना भी सीख लिया। विनायक देशपांडे और गोपाल कृष्ण कर्वे ने कन्हेरे का साथ दिया। इन तीनों ने मिलकर जैक्सन की हत्या की पूरी योजना तैयार कर ली थी। 21 दिसंबर 1909 को विजयानंद नाट्यगृह में शारदा नाटक अभिनीत किया जाना था। जैक्सन को इस नाटक का मुख्य अतिथि बनाया गया था। इसी अवसर पर कन्हेरे ने जैक्सन को गोली मारकर संसार से विदा कर दिया। तीनों क्रांतिवीर नाट्यगृह में ही पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला। विनायक देशपांडे, गोपाल कृष्ण कर्वे व अनंत लक्ष्मण कन्हेरे तीनों ने 19 अप्रैल 1909 को ठाणे की जेल में फांसी का फंदा चूमकर अमरत्व प्राप्त कर लिया। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे की आयु अभी मात्र 18 वर्ष की थी। ऐसे असंख्य बलिदानी हैं जो इस संसार से विदा हो गए हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए। और हम कैसे परिवर्तन का शिकार हुए कि हम अब भी अंग्रेज़ों की नकल करते हैं अपनी सादगी छोड़कर। यदि आप सब लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए